जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर सोहन दान चारण द्वारा लिखा हुआ पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, राजस्थान बोर्ड, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रमाणित पुस्तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा और व्याकरण। भाषा शब्द संस्कृत के भास से व्युत्पन्न है। भास धातु से अर्थ ध्वनित होता है प्रकट करना। जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचार बोलकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा संज्ञा दी गई है। भाषा ही मनुष्य की पहचान होती है। उसके व्यापक स्वरूप के संबंध में कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भावों विचारों को व्यक्त करते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के साथ साथ भाषा भी परिवर्तन आता रहता है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि आर्य भाषाओं के स्थान पर आज हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। भारत की राजभाषा हिंदी स्वीकारी गई है। राजभाषा हिंदी। वर्ण विचार। किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन तीन तत्वों के विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा विवेचना की जाती है। 1 वर्ण, 2 शब्द, 3 वाक्य। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में 44 वर्ण हैं, जिन्हें 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, स्वर और व्यंजन। व्यंजन ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, औ, री। इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, ह्रस्व एवं दीर्घ। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर एवं जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें मात्रा द्वारा भी दर्शाया जाता है। ये 2 स्वरों को मिलाकर बनते हैं, अतः इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। आ, ई, उ, ए, औ दीर्घ स्वर है। स्वरों की मात्रा का रूप इस प्रकार है। अ का कोई मात्रा नहीं होता है। आ का खड़ी पाई होती है। छोटी ई का इस तरह से होता है, बड़ी ई का इस तरह से होता है, छोटा ऊ का इस तरह से और बड़ा ऊ का इस तरह से। ए का एक मात्रा होता है और ए का 2 मात्रा होता है। ओ का एक मात्रा होता है और औ का 2 मात्रा होता है, और री का हम ऐसे लगाते हैं। व्यंजन जो ध्वनियों स्वरों की सहायता से बोली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम क बोलते हैं तब हम उसमें क हलंत प्लस अ मिला होता है। इस प्रकार हर व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। इन्हें 5 वर्गों तथा स्पर्श, अंतस्थ एवं उष्म व्यंजनों में बांटा जा सकता है। स्पर्श: क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंत्यस्थ य, र, ल, व। उष्म स, स, ह। संयुक्ताक्षर: इसके अतिरिक्त हिंदी में 3 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। छ क और स से मिलकर बना होता है, त्र त और र से मिलकर बना होता है, ज्ञ ज और ञ से मिलकर बना होता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन अर्थात कुल 44 वर्ण हैं तथा 3 संयुक्ताक्षर हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान: भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है। वर्ण नाम, उच्चारण स्थान, वर्ण ध्वनि का। अ, आ, क वर्ग और विसर्ग उच्चारण स्थान है कंठ, कोमल तालु, और वर्ण ध्वनि है कंठ्य।
ई, ई, च वर्ग, य और स तालु से बोला जाता है और वर ध्वनि है तालव्य। री और ट वर्ग, र और स मूर्धा से बोला जाता है और स्वर वर्ण है मूर्धन्य। लृ, त वर्ग, ल स दंत से और स्थान है दंत्य। उ, उ और प वर्ग, ओष्ट्य, ओष्टय। अंग, ड़, ञ, ळ, न, म नासिका से और नासिक्य। ए कंठ तालु से कंठ तालव्य। ओ कंठ ओष्ठ कंठोष्ठ्य। व दंत ओष्ठ दंतोष्ठ्य। ह स्वर यंत्र अली जिह्वा। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका का भी योग रहता है। अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान और नासिका होगा। जैसे अंग में कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है, अतः इसका उच्चारण स्थान कंठ नासिका होगा। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जा सकता है। स्पर्शी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग्य यंत्र के किसी अवयव को स्पष्ट करती है और फिर बाहर निकलती है, निम्नलिखित व्यंजन स्पर्शी हैं। क, ख, ग, घ, त, थ, द, ध, ट, ढ, ट, ढ, 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 प, फ, ब, भ। संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अव्यय इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनसे घर्षण करती हुई निकलती है, ऐसे संघर्षी व्यंजन हैं। स, स, ह, ख, ज, फ। स्पर्श संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वह स्पर्शी संघर्ष कहलाते हैं। च, छ, ज, झ। नासिक्य, जिन उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है, जैसे ड़, ञ, ण, न, म। पार्श्विक, जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़ों को छूता है और वायु पार्श्व आसपास से निकल जाता है, वे पार्श्विक हैं। जैसे ल। प्रकंपित, जिन व्यंजनों के उच्चारण से जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, वे प्रकंपित कहलाते हैं। जैसे र। उत्क्षिप्त, जिनके उच्चारण से जिह्वा की नोक झटके से नीचे गिरती है, तो वह उत्क्षिप्त फटा हुआ ध्वनि कहलाती है। जैसे ड़, ढ उत्क्षिप्त ध्वनि है। संघर्षहीन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती हैं, वे संघर्षहीन ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे य, व। इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर य और व। इसके अतिरिक्त स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को घोष और अघोष श्रेणी में बांटा जा सकता है। घोष, घोष का अर्थ है नाद या गुंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गुंज स्वर तंत्र में कंपन होती है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग आदि सभी वर्गों के अंतिम 3 वर्ण ग, घ, ड़, ज, झ, ञ आदि तथा य, र, ल, व, ह घोष वर्ण कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। इनकी कुल संख्या 30 होती है। यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां ये घोष होते हैं। अघोष में इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु का कंपन नहीं होता है, अतः कोई गुंज न होने से अघोष वर्ण होते हैं। सभी वर्णों के पहले और दूसरे वर्ण, पहला और
दूसरा, यानी कि क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ और स श श आदि सभी वर्ण अघोष इनकी संख्या 13 होती है। श्वास वायु के आधार पर वर्णों को दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, क वर्ग, च वर्ग आदि वर्णों का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण, जैसे क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ढ, अण, त, द, न, प, ब, म आदि तथा य, र, ल, व सभी स्वर अल्प प्राण है, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा क्या है? अल्प प्राण है। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण ख, घ, छ, छ, ढ, ढ़, ध, ध, फ, भ तथा स, श, श, ह महाप्राण है। दूसरा और चौथा महाप्राण। अनुनासिक, अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है, जैसे अंग, अंग, इय, उ, ओम आदि। देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। भारतीय संविधान में हिंदी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा के साथ राजभाषा भी स्वीकार किया गया तथा उसकी लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है। भारत सरकार को शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय के तत्वावधान में भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थाओं तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी एक मानक रूप तैयार किया गया है। यह स्वरूप ही आधिकारिक तौर पर मान्य है, अतः इसका ही प्रयोग करें। देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। मात्राएं दी हुई हैं यहाँ पे। अनुस्वार अंग, विसर्ग अह, अनुनासिका चिन्ह चंद्र बिंदु। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, त्र। हल चिन्ह, इसको हम हलंत बोलते हैं, जैसे कि क के नीचे हम ऐसे लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि क अभी पूरा नहीं है। क को पूरा होने के लिए इसमें अ भी जुड़ा होगा, तब जाकर के क बनेगा। गृहीत स्वर ओ, ख, च, फ। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। संयुक्त वर्ण। खड़ी पाई वाले व्यंजन, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए, यथा ख्याति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा, नगण्य, कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास, प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य, उल्लेख, व्यास, श्लोक, राष्ट्रीय, यक्ष्मा आदि। इसमें क्या खड़ी पाई को हटा दिया गया है, जैसे कि ख्याति में जो ये ख है ये खड़ी पाई है, इसको हटा के हमने केवल ऐसे रखा है ख्याति। ऐसे ही पथ्य में थ का खड़ी पाई जो है ये हटा दिया है हमने। ध्वनि में ध्वनि का ध का खड़ी पाई हटा दिया है। विभक्ति चिन्ह क। हिंदी के विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों से में प्रतिपादित से पृथक लिए जाएं, जैसे राम ने, राम को, राम से आदि तथा स्त्री ने, स्त्री को, स्त्री से आदि। सर्वनाम शब्दों में ये चिन्ह प्रतिपादित के साथ मिलाकर लिखे जाएं, जैसे उसने, उसको, जैसे कि उसमें को जोड़ दिया है, उसने में ने जोड़ दिया है, उससे जोड़ दिया है।
इसमें राम अलग है और ने अलग है, राम को राम अलग है, को अलग है, लेकिन इसमें उसने उसको आपस में जुड़ गया है उससे, ये सर्वनाम है। ख सर्वनाम के साथ यदि दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाता है। जैसे उसके लिए, उसके में उसमें के मिला दिया गया है और लिए अलग है, इसमें से में मिला दिया गया है और से अलग है। क्रियापद संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाएं। जैसे पढ़ा करता है, बढ़ते चले जा रहे हैं, आ सकता है, खाया करता है, खेला करेगा, घूमता रहेगा आदि। संयोजक चिन्ह हाइफन संयोजक चिन्ह का विधान अर्थ की स्पष्टता के लिए किया गया है। यथा द्वंद्व समास में पदों के बीच संयोजक चिन्ह रखा जाए, जैसे दिन रात, ये संयोजक चिन्ह है। देख रेख में संयोजक चिन्ह, चाल चलन में, हंसी मजाक में, लेन देन में, शिव पार्वती संवाद में, खाना पीना खेलना कूदना संयोजक चिन्ह लगाया जाता है। ख सा जैसे आदि से पूर्व संयोजक चिन्ह रखा जाए, जैसे तुम सा, तुम है, अगर सा लग रहा है तो उसमें संयोजक चिन्ह होगा। मोटा सा तो संयोजक चिन्ह होगा। कौन सा तो संयोजक चिन्ह होगा। कपिल जैसा तो संयोजक चिन्ह। चाकू से तीखे संयोजक चिन्ह। तत्पुरुष समास में संयोजक चिन्ह का प्रयोग वहीं किया जाए जहां उसके बिना अर्थ के स्तर पर भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं। जैसे भूतत्व, भूमि पृथ्वी तत्व, भूतत्व। संयोजक चिन्ह न लगाने पर भूतत्व लिखा जाएगा और इसका अर्थ भूत होने का भाव भी लगाया जा सकता है। सामान्यतः तत्पुरुष समास में संयोजक चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, अतः शब्दों को मिलाकर ही लिखा जाए, जैसे राम राज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि। किंतु अनख बिना नख का, अनति नम्रता का भाव, अपरस जिसे किसी ने छुआ न हो आदि शब्दों में संयोजक चिन्ह लगाना जाना चाहिए, अन्यथा अनख, अनति, अपरस शब्द बन जाएंगे। अपव्यय तक, साथ आदि अपव्यय सदा पृथक लिखे जाएं, जैसे आपके साथ, यहाँ तक। आपके साथ साथ अलग होगा और तक अलग होगा। अन्य नियम अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्धविवृत यो ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा का ऊपर अर्धचंद्र यानी कि ये का प्रयोग किया जाए, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, कोऑपरेटिव आदि। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके दो रूप बराबर चल रहे हैं। विद्ध समाज में दोनों रूपों की एक ही सी मान्यता है, जैसे गर्दन गर्दन, गर्मी गर्मी, बर्फ बर्फ, यानी कि इनमें कोई कुछ भी हम दोनों में से कोई सा लिखेंगे दोनों सही है। बिल्कुल बिल्कुल, सर्दी सर्दी, कुर्सी कुर्सी, भर्ती भर्ती, फुर्सत फुर्सत, बर्दाश्त बर्दाश्त, वापिस वापस, आखिर आखिर, बर्तन बर्तन, दोबारा दोबारा, दुकान दुकान आदि। पूर्वकालिक प्रत्यय पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे मिलाकर, मिला कर, दोनों को आपस में मिलाकर, जैसे खा पी कर, पी और कर आपस में मिल गया, पढ़ कर आपस में मिल गया। सिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम चिन्ह वही ग्रहण कर लिए जाए जो अंग्रेजी में प्रचलित है, जैसे कॉमा, अर्धविराम, क्वेश्चन मार्क, विस्मयादिबोधक आदि। पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाए, जैसे इंग्लिश में हम डॉट कॉमा का यूज करते हैं, वैसे हिंदी में खड़ी पाई का। अंग्रेजी हिंदी अनुवाद कार्य तथा अन्य प्रशासनिक साहित्य में विषय के विभाजन, उपविभाजन तथा अवतरणों में उप अवतरणों का क्रमांकन करते समय अंग्रेजी में ABC अथवा ABC के स्थान पर सर्वत्र क ख ग का प्रयोग किया जाए, अ ब स अथवा अ आ इ आदि का नहीं। आवश्यकता अनुसार 1 2 3 अथवा रोमन 1 2 3 का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि हिंदी में हम यहाँ पे अगर ए लिखा है तो हम ए की जगह पे क लिख सकते हैं, क
ख और ग, घ या फिर हम रोमन लिख सकते हैं। हिंदी के संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये है। ठीक है, हिंदी में संख्यावाचक शब्द हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।